हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स 10th क्लास का, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 के कुछ प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग एक उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, ये समझना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है ध्वनि तरंग का, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग का, तीसरा है पराबैंगनी तरंग का, और अंतिम अंतिम ऑप्शन है पराश्रव्य तरंग का। प्रकाश तरंग एक उदाहरण है किसका? तो आप इसको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, इसके बारे में ये तो सिद्ध करने के लिए ही पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है r बराबर 2r, और ऑप्शन नंबर बी में है f बराबर r, ऑप्शन नंबर सी में है f बराबर r बटा में 2, और ऑप्शन नंबर डी में है r बराबर f बटा में 2। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर इतना का ये आंसर ऐसे कुछ करके लिखिए। इसका आंसर होगा f बराबर r बटा में 2। अगला है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यह प्रश्न पूछने का मतलब है। तो पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का, दूसरा है उत्तल दर्पण का, और तीसरा है समतल दर्पण का, और चौथा है परवलयीय दर्पण का। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इससे पहले थोड़ा सा और जान लीजिए कि सोलर कुकर क्या होता है। सोलर कुकर क्या करता है कि यह सौर के ऊर्जा के द्वारा वो अपने भोजनों को पकाता है। जो भी उसके अंदर भोजन होगा उसको क्या करता है, वह पकाता है। तो अब आपको समझना है कि कौन सा दर्पण सूर्य के किरणों को एक जगह इकट्ठा करके किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, मोटर चालक के सामने साइड मिरर लगा होता है। मोटर चालक के सामने साइड मिरर कहने का मतलब है कि जो मोटरसाइकिल चालक होता है उसके जो बगल में एक शीशा लगा होता है जो पीछे के व्यक्तियों को देखता है, जिसको हम साइड मिरर कहते हैं। तो वह साइड मिरर कौन सा दर्पण का लगा होता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण का, दो है उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन नंबर अगला समतल दर्पण, और चौथा है परवलयीय दर्पण का। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? जो लाइट सर्च करने के लिए अर्थात किसी वस्तुओं को खोजने के लिए किया जाता है उसको हम सर्च लाइट कहते हैं। तो सर्च लाइट का परावर्तक जो उसका आगे वाला शीशा होता है वो किस समतल होता है, उत्तल होता है, ये क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, दूसरा है अवतल, और तीसरा है समतल, और चौथा है उत्तल और अवतल। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। ठीक है, आगे, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है, प्रश्न ये है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, या फिर टेढ़ी रेखा में गमन करती है, या फिर किसी भी दिशा में गमन नहीं करती है, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना होगा कि सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि आगे चलकर इसे और भी बातें बतलाई जाएगी कि प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है कि कैसे गमन करती है। जब उसके पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तभी इसका आंसर होगा क्या, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, यह हर एक विद्यार्थियों को पता होता है, और ये अधिकतर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, अगला 3, और अंतिम ऑप्शन है 4। तो ये आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रकाश के परावर्तन को लिखें। आप कमेंट सेक्शन में लिखने से मत डरिए, जितना बार लिखिएगा उतना बार आपको अधिकतर यादें होगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखने का। आंसर यहाँ पर बतलाया जा रहा है, लेकिन जो प्रश्न हम इसमें पूछ रहे हैं वीडियो में उसे आप लोग को लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 8वां है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में प्रतिबिंब, अब आपको ये भी जानना होगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं।
अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में इसको भी लिखिए। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल, अगला अवतल, अगला उत्तल और अंतिम है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अवतल, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वह अवतल दर्पण में ही बनता है। ऐसा नहीं है कि अवतल दर्पण में केवल बड़ा प्रतिबिंब ही बनता है, अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है, लेकिन सबसे उसी में बड़ा बनता है। बाकी जो उत्तल में होता है वह वस्तु के आकृति वस्तु के आकार से छोटा बनता है, लेकिन इसमें बड़ा बनता है। आगे बात करते हैं 9 नंबर का, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है अर्थात या काल्पनिक होता है, या फिर वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें से होगा समतल दर्पण के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने मतलब जो आप शेविंग करते हैं उसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, तो चेहरा देखने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, इसका मतलब ये है। तो समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप सभी प्रश्नों को अच्छे से जाने होंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही।